नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। अपराधों वारदातों की कहानियों में आज की हमारी जो कहानी है वो हालिया है। हालिया ऐसे है कि ये लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, और लखनऊ का ही एक तो थाना है अलीगंज। अलीगंज थाने का ही मोहल्ला है योगी नगर, त्रिवेणी नगर। त्रिवेणी नगर के योगी नगर में 15 अक्टूबर 2023 यानी कि हाल ही में एक पोती लुधियाना से अपनी दादी को बार बार फ़ोन लगा रही थी और फ़ोन की बेल जा रही थी, लेकिन फ़ोन उठ नहीं पा रहा था। ऐसे में वो बगल में ही रहने वाले एक सज्जन अंकल को फ़ोन मिलाती है और उनसे कहती है कि मेरी दादी का फ़ोन नहीं उठ रहा है, क्या आप घर जाकर देख लेंगे। ऐसे में जब वो सज्जन घर जाते हैं तो देखते क्या हैं कि वहाँ पर वो जो उनकी दादी थी उनकी किसी ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी है, और हत्या भी धारदार हथियार से थी। रास्ते पूरे अगल बगल आस पड़ोस में ब्लड बिखरा हुआ पड़ा था और उनके किसी ने धारदार हथियार से वार किया था, और उस वार से वो इतना ज़्यादा खून बिखर गया था कि वो मृत अवस्था में दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने तुरंत पोती को बताया। पोती ने परिवार के अन्य जनों को इस बात की सूचना दी। सभी इकट्ठा होते हैं, 112 पर फ़ोन किया जाता है और फ़ोन से ये सूचना दी जाती है कि 90 वर्षीय स्नेहलता, जिनका नाम है, उनकी माता जी का देहांत हो गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। एसीपी कासिम आबदी सर एवं सीओ आशुतोष कुमार सर और एसओ अलीगंज, सारे लोग घटनास्थल पर पहुंचते हैं। लाश क्योंकि मृत हो चुकी थी, इसलिए उनका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। प्रथम दृष्टया लग रहा था कि उस पर किसी ने धारदार हथियार से वार किया है, और एक ऐसा वार किया है कि वो बचने ना पाए, क्योंकि 10 या 12 बार वार नज़र आ रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही निकल कर सामने आया। परिवार वालों से बात की जाती है और घर को जब गौर से देखा गया तो वहाँ पर चोरी या सामान बिखरा हुआ नहीं मिला, जिससे ये लग रहा था कि कोई चोरी के उद्देश्य से इनकी हत्या नहीं की है। इसमें यह भी उनके बेटे ने बताया कि वो कभी किसी के लिए दरवाज़ा बिना पूरी जानकारी लिए नहीं खोलती थी। एक संपन्न परिवार था, एक रियायती परिवार था, और एक वहाँ का सरकारी विभाग की 4 बेटे थे उनके, जिसमें 3 बेटे अच्छे अच्छे पदों से रिटायर हुए हैं। वो मोहल्ले वाले जब इस घटना स्थल के बारे में बताते हैं तो बताते हैं कि इनके जो बड़े वाले बेटे हैं रमेश, वो हरदोई से नगर अधिशासी अभियंता के पद से रिटायर हुए हैं। दूसरे बेटे आलोक, ये भी फूड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं और सिधौली में रहते हैं। तीसरे नंबर के बेटे हैं वो फोरेंसिक विभाग से डिप्टी डायरेक्टर पद से रिटायर हुए हैं, और चौथा बेटा जो है महेश, वो सिधौली में अपना व्यवसाय करता है। यानी कि एक रिहायशी परिवार, एक सफल परिवार, एक पैसे वाला परिवार, एक उच्च वर्ग का परिवार, और उसकी माँ एकाकी जीवन जीने के लिए लखनऊ के एक मोहल्ले में अकेली रहती है। ऐसे में कुछ लोग बताते हैं कि इनका एक पोता है मानस, वो 2-3 दिन से यहाँ पर देखा जा रहा था, लेकिन जिस समय वो घटना थी उस समय वो नज़र नहीं आ रहा था। तो पुलिस को भी कुछ ऐसा उसके ऊपर अंदेशा होता है, तो पुलिस घर वालों से उनका नंबर मांगती है। जब नंबर उसका मिलाया जाता है तो नंबर स्विच ऑफ आता है। अब चोरी हुई नहीं थी, किसी दुश्मनी का कोई शंका परिवार वालों ने जाहिर नहीं की। अब ऐसे में जिस पोते पर पुलिस को या परिवार वालों को भी हल्का फुल्का शक हो रहा था या जानकारी लेना चाहते थे, उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। ऐसे में पुलिस ने उसके नंबर को IMEI ट्रेस करने के लिए डाल दिया, और उसने जैसे ही एक सिम उसमें डाला तो
तो उसकी लखनऊ में ही लोकेशन इधर उधर से नज़र आने लगी। पुलिस ने जब उसको उसी नंबर से जब उसको अरेस्ट किया और उससे सर्वप्रथम बार ये पूछा गया कि तुम कहाँ थे, तो कह रहा था मैं कानपुर गया हुआ था और कानपुर से ही वापस आ रहा हूँ। पुलिस ने जब उसकी कानपुर वाली लोकेशन निकाली तो वो वहाँ पर नहीं गया था। इससे पुलिस का शक और भी गहरा हो गया। पुलिस जब उससे कड़ाई से पूछताछ करने लगी तो पहले तो वो बताने लगा कि ये हत्या मैंने नहीं की है, इधर उधर की बातें। लेकिन जब उसको ज़्यादा सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैंने दादी से पैसा मांगा था, लेकिन दादी ने पैसा देने से इनकार कर दिया। ऐसे में मैं पैसा एक जगह देखा था दादी को रखते हुए, वहाँ से निकाल लिया। दादी ने मुझको पैसा निकालते देख लिया और झगड़ा होने लगा। उस झगड़े में मैं गुस्सा हो गया और बुरी तरह से उनके ऊपर हमला कर दिया। जबकि वो कहता है वो धोखे से लग गया, लेकिन जिस प्रकार से हमला हुआ था, उनके शरीर पर 12 बार प्रहार किया गया था, उससे साफ लगा रहा था कि उसका पूरा मकसद दादी की हत्या करना ही था। लेकिन जब पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी तो उसके चेहरे पर जरा सा भी अफसोस नहीं था और एक बार उसने ये भी कहा, आज नहीं तो कल मुझे ये काम करना ही था। हत्यारोपी के पास बहुत सी 2-3 शराब की बोतलें और कुछ कप सिरप भी बरामद हुई और उसके बैग में एक डायरी भी बरामद हुई जो ये लिखा था कि मैं बहुत घातक आदमी हूँ, मेरे पास किसी प्रकार का कोई भी असलहा, चाकू, बारूद ना रखना, नहीं तो मैं किसी के ऊपर भी हमला कर सकता हूँ और किसी की भी जान ले सकता हूँ। मुझे अपने ही गुस्से पर किसी प्रकार का कोई काबू नहीं है। कभी भी मैं किसी के ऊपर बेखौफ होकर हमला कर सकता हूँ। ऐसे में कहीं ना कहीं जब पुलिस उसके इस वारदात की जांच कर रही थी तब ये निकल कर सामने आया कि वह बहुत ही निर्दयी टाइप का बालक था, नशे का आदी था और नशे के कारण ही उसने अपने दादी की निर्मम तरीके से हत्या की। परिवार वाले सभी सकते में थे, सभी परेशान थे। उसके बाद पुलिस उसको जब तलाशी लेती है तो उसके पास 1850 रुपये और सोने के कंगन भी बरामद होते हैं और पुलिस उनको जब पूछती है तो उसके निशानदेही पर वो आला कत्ल बाका भी पक्के पुल के पास झाड़ियों से बरामद किया जाता है और उस बाके को आला कत्ल हथियार के रूप में जिससे उसने काटा था उसको भी पुलिस निकाल लेती है और जो सिम तोड़कर उसने फेंका था उसके बाद नए डालीगंज की दुकान से जो सिम लिया था वो भी पुलिस उसका भी बयान दर्ज करती है। उसने अपनी दादी को बताया था कि वो रुद्रपुर गया था और रुद्रपुर जाने के लिए आया था, जिस दादी ने उसको ऊपर प्यार लुटाया और उसी ने उस पर क्रूर प्रहार कर दिया, क्योंकि दादी ने उसको टिफ़िन बना कर दिया था। उसकी बैग से टिफ़िन भी बरामद हुआ जिसमें खाना भी रखा था और सारा संपन्न परिवार था, लेकिन दादी अपना एकाकी जीवन व्यतीत कर रही थी। पुलिस सकते में थी कि कोई ऐसी हत्या क्यों कर सकता है, लेकिन जब तथ्य सामने आए तो एक ऐसा पोता जिस पर ये हमारे गांव में एक हिंदी में कहावत है कि मूलधन से ब्याज अधिक प्रिय होता है, क्योंकि जो साहूकार किसी को ब्याज देता है, ब्याज के बाद मूलधन भले ही न मिले लेकिन ब्याज का पैसा तुरंत मिल जाता है। और ऐसे में उसको तुरंत पकड़कर माननीय उच्च न्यायालय के सामने, हाईकोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और उसके बाद भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे जेल भेजा जाएगा। आज की हमारी कहानी में आपने देखा एक 90 वर्षीय दादी जो कि लखनऊ के एक अच्छे मोहल्ले में एकाकी जीवन जीती हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या का स्वयं ही
कार्यभार करती है और वो 9 दिन की माँ दुर्गा के नवरात्र भी बरते थे। अपने उन 4 बेटों के लिए जो बेटे उनसे अकेले रहते थे, बड़ा बेटा लंदन में, 2 बेटे सिधौली में और 1 बेटा जानकीपुरम, लखनऊ का ही एक मोहल्ला है, वहाँ पर रहता था। एक बेटी है जो लंदन में रहती थी। कुछ समय पहले इनके पति की कैंसर हो गया था। कैंसर की वजह से परिवार वालों ने अपना अपना घर बनवा लिया था और सभी लोग अलग रहते थे। आज का जो हमारा समाज है, उस समाज में हमने देखा कि आज आधुनिकता, पाश्चात्य संस्कृति इतना हावी हो गई है कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ कोई बैठना नहीं चाहता, समय नहीं देना चाहता। उसी को दर्शाती हुई ये घटना, और जिसमें वो पोता दूर रहता है, वो दादी के प्यार को नहीं समझता, दादी की भावनाओं को नहीं समझता, दादी की मोहब्बत को नहीं समझता। ऐसे में जब उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यह घटना, यह वारदात उसका कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो गुस्से में ऐसा कृत्य कर दिया कि आप भी अचंभित रह जाएंगे। खासकर उनके जो बेटे हैं, उन्होंने भी जब सुना होगा तो वो ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब क्या कहानी है, क्यों उस पोते ने अपनी दादी की हत्या की? वो तो पहले पागल बनने की हरकत कर रहा था, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो वो पागल नहीं था, सिर्फ वो नशे का आदी था और नशे की लत ने उसको इतना ज़्यादा बिगाड़ दिया था कि उसकी दादी का हत्या करते हुए उसका एक बार भी हाथ नहीं काँपा। और उस दादी की जो 90 वर्ष की थी, अब उनकी बहुत कम आयु ही बची होगी। आज नहीं तो कल वो स्वयं ही चली जाती और जो रुपए पैसे का लालच, उसके बाद जो 1850 रुपये और कंगन बरामद हुआ, या आला कत्ल बांका जो उसने बरामद किया, उसकी बरामदगी के आधार पर यह पुष्टि हो गया कि कत्ल उसने ही किया है। और 12 इतने घातक तरीके से प्रहार किया था कि ये लग ही नहीं रहा था कि उससे धोखे से कार्य हुआ। उसने पूरे प्लानिंग के साथ, पूरे कार्य के साथ हत्या की है। सारी जानकारी, सारे आला कत्ल हथियार, सारे बयान और सभी लोगों के बयान के आधार पर पुलिस उसको जेल भेज दिया। लेकिन ये जो केस है, हमें बहुत कुछ सीखने के लिए, बहुत कुछ समझने के लिए, बहुत कुछ बताने के लिए जरूरी है। आप सभी लोग सतर्क रहें, आप सभी लोग जागरूक रहें, आप सभी लोग भयमुक्त रहें और किसी भी परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना न घटे। इसी भावना के साथ आज का ये कहानी मैं यहीं पर बंद करता हूँ। अगले टर्न पर अगली कहानी से मैं आपको वाकिफ कराऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।